सो हे गाइस, दिस इज स्वयं सिंह। वेलकम टू एडुएसर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी क्लास 10th साइंस का पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा एंड उसका हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके साथ उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और जो भी जहाँ पे भी नोट्स रिक्वायर्ड होंगे मैं अलग से लिख के सब कुछ प्रोवाइड करूँगा आपको। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सब कुछ अंडरलाइन करवाऊँगा एंड इन दिस वे हम लोग पूरा साइंस का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम लोग करेंगे कैसे। जो हमारा प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर देखिए आपका एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन बाद है, या तो आप वैसे बच्चे होंगे जिनका एग्ज़ाम आ रहा है, या तो आपने अभी अभी 10th स्टार्ट करी है। ठीक है, तो दोनों के लिए एक बात कॉमन ये है कि जब भी आप वीडियो देखें देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास अपनी बुक एंड साथ में हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए। बिकॉज मैं जो भी अलग से इसमें लिखवाऊंगा, नोट करवाऊंगा, जो भी चीज़ें अंडरलाइन करवाऊंगा, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, बिकॉज दोज टॉपिक्स अपीयर मोस्टली इन द एग्जाम्स। ठीक है, जितने भी अभी तक टॉपिक मैं अभी आपको आगे करवाऊंगा, जो भी करवाऊंगा, उससे आपका पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और अब बात करते हैं जिनका एग्जाम 2-3 दिन बाद है, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपली इस जो पूरी बुक है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। जो जो टॉपिक आपको नहीं आता है, ठीक है, या अगर आपके पास 2-3 दिन का टाइम है एंड बाकी आपका कोर्स खत्म हो गया, बस आपको एक तरह से रिवीजन करना है, देन गो विद दी वीडियो। आपको चैप्टर वाइज सब कुछ समझाऊंगा। और अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है या एक ही दिन बचा है एंड स्टिल यू हैव टू कवर सम टॉपिक्स, तो डायरेक्टली उस चैप्टर पे जाइए। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट मार्क्ड है सब कुछ आप अपने बुक में मार्क करिए एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कोई भी पार्ट जो कि अंडरलाइंड है या जो भी मैंने इस बुक में हाईलाइट कर रखा है वो मिस नहीं होना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपका जो साइंस का पेपर आएगा वो टोटली एनसीईआरटी पे बेस्ड आएगा। ठीक है, हर एक चीज़ एनसीईआरटी से आएगी। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसमें तो आपका एक वर्ड भी बाहर से नहीं आएगा। द मेन थिंग यू हैव टू फोकस इज टू कवर योर एनसीईआरटी एंड टू कवर ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, rather इट इज इन टेक्स्ट और आफ्टर द चैप्टर। ठीक है, मैंने इन टेक्स्ट जहां जहां पे भी रिक्वायर्ड है उन सबके आंसर्स दिए हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन सबको एक्सप्लेन भी करा है। बाकी मेरा काम क्या है, आपको जो जो इम्पोर्टेंट है हर चैप्टर में इंश्योर ये करवाना कि वो मिस ना हो। एंड दिस वे हम लोग अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से कर लिया देन आई विल मेक श्योर कि आपका एक मार्क्स भी कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको सिर्फ काम क्या करना है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो करिए एंड आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लीजिए। दैट्स इट। एंड आपके मतलब मैं तो 100 मार्क्स के लिए कह दूं, बट 95 से अबव तो आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है, अगर आपने ध्यान से पूरा सब कुछ काम कर लिया, मैंने अच्छे से सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए, हर एक चीज़ करिए। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टडी। ठीक है, यू हैव टू जस्ट स्टडी एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से एंड देन वी विल बी कमिंग टू बायो एंड एट लास्ट फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग भी अपने बुक का चैप्टर नंबर 1 खोल लीजिए। तो देखिए चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो कुछ भी ब्लू से अंडरलाइंड है मतलब उसकी आपको एक बार रीडिंग करनी जरूरी है। जो रेड और ग्रीन से है वो आपको याद बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहले हमारा आता है कंसिडर दी सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। इतना सिंपल सा आपको पता होगा कि मिल्क इज लेफ्ट वाला हो गया। अब ये पॉइंट है हमारा, व्हेनेवर केमिकल चेंजेस अकर वी से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, ये सब आपको करना है। अब आती है हमारी एक्टिविटीज। यू हैव टू कवर दी एक्टिविटीज ऑल्सो। ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज गिवन होंगी उनका कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन केस जैसे कि मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास गिवन है या कहीं पे भी लिखा हो, ये एक्टिविटी के थ्रू आपसे पूछ लेंगे कि जो आपका रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका कलर क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, वेदर इट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस और नॉट, या कौन सा एंजाइम या कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो हमारा ये पूछ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैंने आपके लिए इसकी रिएक्शन भी लिख दी है, बैलेंस्ड है।
तो देखिए हो क्या रहा है, हमारा मैग्नीशियम एयर में बर्न हो रहा है, तो जो इसकी रिएक्शन होगी 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 Mg हो जाएगी। ये सब आप नोट करते जाइए अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। अब आती है हमारी एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में क्या हुआ है कि लेड नाइट्रेट का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो पूरी केमिकल रिएक्शन है ये यहाँ पे लिखी है, एंड आपको ये याद होनी चाहिए बिकॉज इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आप देख सकते हैं कि कलर भी मेंशन है, बिकॉज एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंपाउंड का नाम नहीं देंगे, दे विल सिंपली से कि आपके पास एक वाइट कलर का सब्सटेंस आया या येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, देन आपको बताना है कि ये कौन सा है। कुछ और हिंट्स भी होंगी, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करेंगे। एंड ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीबीएसई में, मैंने भी अपने पेपर में दिया था एंड उससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 1.2 हो गई। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो हमारा डैजलिंग वाइट फ्लेम देता है। ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल नहीं मिस करने हैं, इसको ध्यान से पढ़ते जाइएगा। फिर ये इसका कुछ आंसर भी है कि क्या टेस्ट ट्यूब हमारा हॉट हो जाएगा, तो इसका वो हो गया। देन ये हमारा जब भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो क्या होता है, देन यू कैन सी चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ये सब हो गया। अब इसके बाद आता है जो हमारा सब्सटेंस जो अंडरगो करते हैं केमिकल रिएक्शंस, उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। मैं जल्दी से आपका सब कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है वो कवर करवा ले रहा हूँ, एंड जहाँ बहुत ही नेसेसिटी होगी आपको कुछ समझाने की मैं वो बता दूंगा, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी सी चीज़ें हैं जो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। सो आई हैव टू फोकस ऑन द मेन टॉपिक्स दैट आर मोस्ट प्रोबेबल टू कम इन द एग्जाम्स। तो ये हो गया। अब ये दो रिएक्शंस आप बिल्कुल ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगे, बिकॉज आपकी जो मार्किंग स्कीम आएगी उसमें अलग से रिएक्शन के मार्क्स डेडिकेटेड होंगे। तो अगर आप नहीं लिखेंगे देन योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। तो हमको कोई भी मौका नहीं देना है एग्जामिनर को, जितना हो सकेगा हम लोग उतना करेंगे। अब ये आ गया हमारा, देखिए रस्टिंग की इक्वेशन आ गई। सिंपली पूछ सकते हैं कि रस्टिंग क्या होती है एंड गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, तो आपको लिखना पड़ेगा रस्टिंग के बारे में। अब इसके बाद ये हमारा हो गया बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये आपको आता होगा, मैंने इसको डिटेल में नहीं गया हूँ। इन केस अगर आपको पढ़ना है तो बस इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब ये आता है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को हम लोग हिट एंड ट्राई मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं फोकस उसमें करूंगा जो कि समझाने वाला होगा, बाकी आप ये देखते जाइए हमको क्या करना है। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हो गई, ठीक है। इन सबको पढ़ना बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अब यार देखिए जितने भी सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके आंसर्स मैंने खुद दिए हैं, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आता है, सबसे पहले आपके पास आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ये एग्जाम्पल बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज ये हमारा एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला। अब आता है हम लोग CaO इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। आपके एग्जाम में डायरेक्टली, अब तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है या इधर वन वर्ड में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द केमिकल कंपाउंड यूज फॉर वाइट वॉशिंग या ऐसा, तो आप कर देना। बाकी ये चीज़ ध्यान से पढ़िएगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ, तो हमारा बेसिकली पूरा कंपाउंड जो होता है उससे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जिससे हमारा वाइट वॉशिंग होती है। केमिकल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको मिस बिल्कुल मत करिएगा। अब ये हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारा ऑक्सीजन निकलती है एंड ऐसा कुछ होता है, तो उसको हम लोग कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। जिसमें हीट निकलती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी अंडरलाइंड है प्लीज अपने बुक में भी करते जाइए, एंड मेक श्योर कि ये पॉइंट्स आपसे बिल्कुल ना छूटें, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता है, फूड अंदर जाता है, ब्रेक डाउन होता है, एंड देन जो भी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये पूरा हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूरी इक्वेशन ये लिखनी आपको इंपॉर्टेंट है, एंड प्लस एनर्जी कर दीजिएगा, बिकॉज जो बाय प्रोडक्ट क्रिएट होगा, जो भी चीज़ें निकलेंगी उससे हमको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका एनर्जी हो गया। अब आता है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू compost is also an example of exothermic reaction, because हमारी हीट रिलीज होती है। अब देखिए आपसे पूछ सकते हैं फेरिक ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन। देखिए बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा भी होगा कि आपको सीधे कंपाउंड का कलर देंगे एंड देन यू हैव टू टेल विच कंपाउंड इट इज।
ठीक है, पूरी ऊपर रिएक्शन भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रिएक्टेंट्स थे, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुए, एंड देन दे विल बी गिविंग यू द कलर ऑफ दैट कंपाउंड एंड आपको उसके अकॉर्डिंग उसका कंपाउंड का नाम बताना है। दैट्स वाई मैंने हर जगह जो भी नाम है, जो भी कलर है, सब कुछ मेंशन कर दिया है। अब ये रिएक्शन देखिए, फेरस सल्फेट जो कि हमारे ग्रीन कलर का होता है, उसको हीट करने पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलती है, और जो हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हमको एक सब्सटेंस मिलता है। तो ये सिमिलर रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट फेरस सल्फेट, या तो ऐसा आएगा कि ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट वी विल बी गेटिंग अ कंपाउंड दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एंड ये देखिए, जो भी रेड से अंडरलाइन है वो आप देख लीजिए, फेरिक ऑक्साइड है, सॉलिड है, वे SO2 SO3 गैसेस के फॉर्म में इवॉल्व होगी। फिर कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। CaO को जो हम लोग लाइम या क्विक लाइम कहते हैं, ये भी बहुत ही रिप्लेस होके पूछते रहते हैं कि हमारा लाइम यूज हुआ है, क्विक लाइम यूज हुआ है, तो उसका आपको केमिकल कंपाउंड का जो नाम है वो बताना है, जो फॉर्मूला लिखना है वो लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हो गया। एक्टिविटी 1.6 में देखिए, लेड नाइट्रेट को आपने हीट करा तो आपके पास क्या आया, ब्राउन फ्यूम्स आए। आपको ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, द मेन थिंग इज आपकी जो एनसीईआरटी होनी चाहिए वो पूरी कवर होनी चाहिए। ठीक है, हर एक इम्पोर्टेंट चीज, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब कुछ आपके पास होने चाहिए। तो मैंने पूरा वही करा है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है एंड सिर्फ मार्क करते चलना है। आई होप आपको पहले से बहुत कुछ याद होगा, बिकॉज अभी ये रिवीजन का टाइम है। तो मैं बस ओवरव्यू देता जाऊंगा एंड आपको जो भी चीजें हैं, उनके आंसर्स एंड उनको मार्क करता जाऊंगा। अब ये लेड नाइट्रेट की रिएक्शन आ गई। इसमें आप देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये अब हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इसमें वाटर हमारा ब्रेक हो जाता है। कैथोड एनोड आपको पता होगा, कैथोड जो होते हैं नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, एनोड पॉजिटिव को करता है। एंड इससे ही ऑपोजिट आप याद कर सकते हैं, कैटायन और एनायन का। कैटायन इज पॉजिटिव वेयरएज कैथोड इज नेगेटिव। ठीक है, ये सब चीजें होगी। अब यहाँ पे आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ठीक है, ये ग्रे हो जाती है एंड इससे क्या होता है कि आपका जो फोटोग्राफी होती है उसमें भी यूज होती है। ठीक है, मैंने कलर लिख दिया। रिएक्शन आप प्लीज याद करिए इसको। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, दैट इज जस्ट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिकॉज AgCl में सनलाइट पड़ते ही Ag और Cl मिल गया हमको। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन दी सेम वे। अब ये देखिए, रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जैसा अभी आपको बताया था। और जहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब होती है उन सारे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सब्सटेंस एक्स, इसके आंसर आप देख लीजिएगा। COA वाला मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन भी लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो एंड हाइड्रोजन रिलीज होती है, इसका भी हो गया है। अब ये है कि वाई डज दी आयरन नेल का जो कलर है वो क्यों चेंज हो जाता है, बिकॉज हमारी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, अब आता है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। जो आपको अभी रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल मिलेगी वो बहुत जरूरी से याद कर लीजिएगा, बिकॉज आपके पास इन केस कोई नई रिएक्शन आती है देन आपको इजी होगा कि आप उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो निकाल पाए, जस्ट बाय सीइंग विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब जहाँ पे भी जिस भी रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट बनता है वो हो जाती है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कलर ध्यान रखिएगा, ग्रीन एंड व्हाइट, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद अब हमारे पास आता है कॉपर ऑक्साइड वाला, कि जब भी हम लोग कॉपर में जो हमारा कोट चढ़ जाता है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, वो हमारे ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, बिकॉज क्या होता है उसमें जब हमारा ऑक्सीजन होती है वो ऐड हो जाती है एंड उससे हमारी ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप कॉपर ऑक्साइड को वापस आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे उसमें, तो रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये हो गया। इसके बाद अब आपका आता है ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस का। जिस भी एलिमेंट या सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है या उसका हाइड्रोजन जाती है, देन दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। सब्सटेंस की हाइड्रोजन आती है एंड ऑक्सीजन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूस सब्सटेंस।
ये हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन वाला, ये तो आपको बता दिया। अब इसके बाद ये आता है रस्टिंग और कोरोजन का। ठीक है, रस्टिंग में क्या होता है, आपका रेडिश ब्राउन पाउडर कवर कर लेता है या टर्न कर देता है आयरन को। ठीक है, मेन एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कोरोजन में क्या होता है कि जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनमें अलग सी कोटिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके सिल्वर में ब्लैक कोटिंग हो जाएगी। ठीक है, कॉपर में आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई। अब इसके बाद आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है कि जब भी आपके फैट्स एंड ऑयल्स का टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रैंसिड, इसमें स्मेल चेंज हो जाती है। इसके प्रिवेंशन की मेथड देखिए, नाइट्रोजन फ्लश कर सकते हैं, जो भी आपके पैकेट्स आते हैं, ठीक है, उनमें नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं और उनको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एंड जो भी आपको आंसर्स हैं, सारे के सारे आंसर आपको जो भी मैंने अंडरलाइन करा उनमें से मिल जाएंगे। बस आपको है कि ध्यान से पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग एसिड एंड बेसिस पे। यहाँ पे टेस्ट देख लीजिए, जो हमारा एसिड होता है वो सोर टेस्ट का होता है, जो हमारा बेस होता है वो बिटर टेस्ट का होता है। इतना हो गया। लिटमस क्या होता है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक भी दूसरा एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, इनके कलर चेंजेस याद रखिएगा कि लिटमस जो हमारा बेस आता है तो रेड को ब्लू कर देता है, और एसिड आता है तो ब्लू को रेड कर देता है। ठीक है, एसिड से आप याद रख सकते हैं कि मतलब लाल लाल सा, दैट इज डेंजरस। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग लिटमस पे। लिटमस सोल्यूशन इस पर्पल डाई होता है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकिन। ये सब हो गया, लाइकिन लाइचिन या जो कहो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद और ये आप बाकी नेचुरल मटेरियल्स देख सकते हो, रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक। ठीक है, तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, एंड दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस। जिन भी सब्सटेंस का ऑर्डर चेंज होते हैं उनको कहते हैं हम लोग ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, इतना हो गया। या देखिए, ये वाला जो हमारा डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, बिकॉज पूछ सकते हैं। अब हमारा सॉल्ट क्या होता है, व्हेनेवर मेटल कंबाइंस विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म्स कंपाउंड। जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपसे ये जरूर पूछेंगे कि जो आपका बाय प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होता है एंड क्या होता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, कौन सी गैस जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की कर देती है। मिल्की कर देती है, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क का टेक्सचर होता है ना, वाइटिश, तो वैसा कर देती है लाइम वाटर को। तो वो हमारा CO2 गैस हो गया। ठीक है, जब भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में डालेंगे तो पूरे वाटर हमारा कैसा हो जाएगा, मिल्की जैसा हो जाएगा, वाइट वाइट सा हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ठीक है, जब भी मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो मेटल और सॉल्ट मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि बिटवीन एसिड एंड बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि जो हमारा ये रिएक्शन आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग एसिड से रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा सॉल्ट क्रिएट होगा, बिकॉज कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, बिकॉज मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये आपको पता होगा। तो जब हमने उसको एसिड से रिएक्ट करा, देन वी गॉट अ सॉल्ट दैट इज कॉपर क्लोराइड, एंड उसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन होता है। ठीक है, एंड व्हाट वी गेट, वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर, ये आपको अभी मैंने बताया। ठीक है, अब आता है एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, ये अभी आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पूछ सकते हैं आपके पास कि आपके पास मान लो 2-3 कंटेनर गिवन होंगे, उसमें किसी में ग्लूकोज है, किसी में कुछ और सब्सटेंस है। तो जिस भी सब्सटेंस में आयंस होंगे, फॉर एग्जांपल, या कोई भी जो भी लिक्विड है वो अगर एसिडिक है, देन वो कौन से आयंस रिलीज करेगा, H+। अगर बेसिक है तो OH-। तो आपको ये ध्यान रखना है, तभी आपको ये सब पता होने चाहिए कि अगर कोई भी बेसिक सब्सटेंस है तो इट विल बी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई नहीं है, न्यूट्रल है,
तो वो नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल आप याद रखिए कि ग्लूकोज अल्कोहल है। अब इसके बाद यहाँ एसिड है तो H प्लस आयंस विल डिटरमाइन द एसिडिक प्रॉपर्टी, OH विल डिटरमाइन द बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। एक और चीज़ ये है कि जो HCl गैस होती है वो एसिडिक नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग बेसिस जनरेट OH माइनस। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बेसिस OH माइनस जनरेट करते हैं। और जो भी बेस वाटर सॉल्यूबल होते हैं उनको हम लोग एल्कलाई कहते हैं। बेसिस दैट आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई, एंड एल्कलाई इज अ बेस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, या सोपी टू टच एंड बिटर। बिटर तो आपको पता ही, जो बेस का टेस्ट होता है वो बिटर होता है, एंड एसिड का हमारा सोर होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं OH माइनस H प्लस आयंस क्रिएट हुए। अब यहाँ पे आप देखिए एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कि आपको कैसे एसिड एंड वाटर को मिक्स करना चाहिए। या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि वाई वाटर शुड नॉट बी एडेड टू एसिड, वाई वी ऑलवेज हैव टू ऐड एसिड टू वाटर। इसका रीज़न यही होता है कि वाटर की कैपेसिटी या वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, एंड देन उसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं एंड उसको वाटर को स्टर करते रहते हैं। बिकॉज क्या होता है, जब भी एसिड और वाटर आपस में मिलते हैं तो बहुत तेजी से इट कैन स्प्लैश। तो अगर पहले से हम लोग एसिड लिए एंड उसमें से हमने वाटर डाल दिया तो ये हमारे रिस्क ज़्यादा होता है। बट अगर हम लोग 100 ml वाटर में 0.5 ml का एक ड्रॉप डाल रहे हैं, देन उसको स्टिर करते जा रहे हैं, तो जो आपका रिएक्शन होगा बहुत ही कम होगा एंड इट विल नॉट हार्म द पर्सन हु इज एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे डाइल्यूशन क्या होता है, जब आप वाटर ऐड करते रहते हो एसिड में या बेस में तो उसको डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो डिक्रीज इन आयंस को डाइल्यूशन कह सकते हैं। aqueous solution of an acid conduct electricity। ठीक है, तो मैंने आपको पता है कि जिस भी सॉल्यूशन में आयंस होंगे H प्लस आयंस या OH माइनस, तो वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब पीएच में आप ये जानते होंगे कि अगर जो 7 आपका पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, उससे कम आपको एसिड मिलेगा एंड उससे ज़्यादा आपको बेस मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। अब यहाँ पे आप देखिए एसिड दैट आर मोर H प्लस, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जिस भी एसिड में ज़्यादा H प्लस आयंस होंगे वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें कम वीक एसिड होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एग्जाम में पूछ सकते हैं, चांसेस कम है बट स्टिल मैंने जितने भी एसिड रेन हो गया, पीएच की रेंज हो गई, ब्लड में कितना पीएच होता है, इन सब के लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक टेबल बना दी है। टेबल कह लो या नॉर्मल मैंने लिख दिया है कि जो गैस्ट्रिक होता है उसका 1.2 होता है, लेमन में आपका पीएच जो 2.2 होगा, एसिड रेन का 5.6 होगा। तो मैंने ये सब लिख रखा है। MgOH होल ट्वाइस को आप एक और वर्ड से बुलाते हो, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, NaOH आप जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, दैट्स वाई इसका जो पीएच होगा वो 14 होगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। जब भी हमको एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग इनो यूज़ कर लेते हैं या डाइजीन खा लेते हैं। तो ये इनो या डाइजीन क्या है, ऑल दीज आर एंटी एसिड्स। ठीक है, एंटी एसिड्स क्या होते हैं, जो भी हमारा डाइजेशन या कोई भी ऐसा इश्यू होता है, ठीक है, तो उसको पेट में हमारे, यू ऑल विल बी नोइंग, अभी आप आगे पढ़ोगे कि हमारा HCl होता है। ठीक है, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो जब उसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा HCl इंक्रीज कर जाता है, एंड अगर HCl इज एन एसिड दैट्स व्हाई इट इंक्रीजेस द एसिडिटी। तो उसके लिए हम लोग को अगर न्यूट्रलाइज करना है देन वी हैव टू यूज अ बेस, एंड उस बेस को हम लोग कहते हैं एंटी एसिड्स। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये पीएच ऑफ माउथ एंड ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे सोर्सेज होते हैं उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, जैसे विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। टैमरिंड में टार्टरिक, ऐसे करके याद कर लो यार। ठीक है, टैमरिंड टार्टरिक हो गया। टोमेटो में ओ आ रहा है तो ओ से आपने ऑक्जेलिक बना दिया। ठीक है, टोमेटो में ऑक्जेलिक हो गया। सोर मिल्क आप जानते हैं लैक्टिक एसिड क्रिएट होता है। ठीक है, नेटल स्टिंग और आंट स्टिंग, जब भी स्टिंग वर्ड आ रहा है तो आपको क्या करना है, स्टिंग एनर्जी नहीं है तो उसमें मेथनोइक एसिड होता है। तो ये हो गया। लेमन आपका सिट्रिक एसिड है, बहुत सिंपल सा था ये। तो ऐसे आपका ये भी हो गया। अब आपने क्या करा कि देखिए सॉल्ट्स हमारे जो होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का
रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट क्रिएट होगा वो न्यूट्रल होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में कंबाइन होके न्यूट्रल हो जाएंगे। बट इन केस अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है तो जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी हमारा जो सॉल्ट होगा वो भी उसी नेचर का होगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सी वाटर में रॉक सॉल्ट होता है, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं, तो इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, फिर भी मैंने मार्क कर रखा है बिकॉज कुछ भरोसा नहीं होता बोर्ड वालों को कब क्या दे दे। ठीक है, अभी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं, ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, फिर इसके बाद बेकिंग सोडा आएगा, वॉशिंग सोडा आएगा। उन सबको कैसे याद करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। और हाँ, एक और बात उससे पहले, अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी कम लग रही है देन आपको यूट्यूब में फीचर भी होता है, एंड आप सबको पता होगा ऑब्वियसली कि आप स्पीड इंक्रीज कर लो एंड ट्राई टू लिसन थिंग्स इन 2x। दैट विल सेव योर टाइम एंड आपकी धीरे धीरे आदत हो जाएगी, बिकॉज अभी आप 10th में हो, 11th पढ़नी है, 12th पढ़नी है, इसके बाद बीटेक या जो भी आप स्ट्रीम करोगे, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, वॉट, तो आपको अगर यूट्यूब में देखना है, कुछ पढ़ना है, देन प्रेफर स्टडिंग इन 2x। ठीक है, धीरे धीरे आदत डालो, 1.5 करो, 1.7 करो, अब तो कस्टमाइज्ड आ गया है आपके पास स्पीड के लिए। तो ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी आप 2x वाले स्टेज तक पहुंचो, दैट विल बी सेविंग योर लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं इसमें। हमारा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है, उसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्लोर एल्कलाई प्रोसेस होता है, क्लोरीन गैस हमारे एनोड पे जाती है। एंड आई थिंक ये मेरे पास शायद जो बुक का जो एडिशन आया है ये पुराना हो गया है, तो बस आप उससे मैच कर लीजिएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, उसके बाद बेकिंग सोडा है एंड वॉशिंग सोडा है। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था इसको, मुझे ये रिएक्शंस तो याद हो जाती थी कि हम लोग ने NaCl प्लस H2O ये कर लिया। एंड आप ये ध्यान रखिए कि जो भी आपकी रिएक्शंस यहाँ से चल रही हैं, ठीक है, ये NaCl हमारा यहाँ यूज़ हुआ, फिर हमारा NaCl यहाँ यूज़ हुआ, तो जितनी भी रिएक्शन से कुछ ना कुछ हमारा पहले से आ रहा है। तो इसको याद कैसे करते हैं? दो चीज़ों का तो मैं आपको याद करा दूंगा कि अगर आपने ये रिएक्शन याद कर ली एंड ये रिएक्शन भी याद कर ली हमारी बेकिंग सोडा की, बट ये नहीं हो रहा कि इसको याद कैसे रखें, तो आप ये इतना याद कर सकते हो कि आपने मान लो कुछ खाने को बनाया, ठीक है, तो उसके लिए आपने बेकिंग सोडा यूज़ करा एंड देन वो आपके कपड़ों में कहीं गिर गया, तो आप क्या करोगे, यू विल बी यूजिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले आपका बेकिंग सोडा आएगा, फिर वॉशिंग सोडा आएगा, दो आपके क्लियर हो गए, आखिरी में बचता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप कपड़े धो रहे थे, आप गिर गए, आपका हाथ पैर टूट गया, तो आपने उस पर प्लास्टर चढ़ा लिया, तो ये तीन आपके क्लियर हो गए। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं NaOH पे। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे पहले आया। इसके बाद हम लोग कैल्शियम पे आ गए, हम लोग ने पीएच क्लास से स्टार्ट करा NaOH से, फिर हम लोग आ गए ब्लीचिंग पाउडर पे, CaOH पे आ गए, NaOH, CaOH। एंड जो सोडियम वो पहले आता है एंड कैल्शियम हमारा बाद में आता है, बिकॉज कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर 20 होता है, सोडियम का 11 होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर लो। तो इतना हो गया, एंड यहाँ पे इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसको CaOH होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है, ब्लीचिंग पाउडर के आपको यूजेस याद करने हैं, फिर बेकिंग सोडा याद करना है। ठीक है, NaHCO3 होता है, क्या यूज़ है बेकिंग सोडा से, आप इतना समझ सकते हैं कि बेकिंग का यूज़ आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, यूजेस ऑफ NaHCO3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप ध्यान रखिए। फिर आता है आपका वॉशिंग सोडा। एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आपका सिंपल जो सोडियम कार्बोनेट में जो हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, दैट इज इन दिस केस इज .10H2O, तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट, या और अभी आगे आएंगे जिप्सम का आएगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आएगा, तो सबका आपको याद करना होगा। यहाँ पे लिखा है कि 10H2O क्या सिग्निफाई करता है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा आपको याद करनी है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, इतना मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो आपके पास शायद ना पूछें, बट स्टिल आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाता है, आपने जिप्सम को हीट करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है।
ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की इक्वेशन ज़रूर याद रखिएगा। रिएक्शंस प्लीज़ याद रखिए। केमिस्ट्री में आपने रिएक्शन लिख दिया तो टीचर ये समझ जाता है कि आपको आता है, एंड आपको आराम से मार्क्स मिलेंगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये जो चीज़ अंडरलाइंड है उनको मत छोड़ के जाना, ठीक है? अगर वो नहीं छोड़ा तो मैं गारंटी देता हूँ पूरे 100 मार्क्स आएंगे। एंड अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, मान लो मैंने जो पढ़ाया वो नहीं आया, जो कि होने नहीं वाला, बट स्टिल ऐसा हुआ, तो आप 20th को एग्ज़ाम दो, आओ यूट्यूब में मेरे कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आपको जो कहना है कह लेना। एंड मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा, ऐसा होगा नहीं वैसे, यार कुछ ऐसा वैसा मत कह देना, मतलब लोग देखते हैं, ठीक है? तो आई नो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बस थोड़ा-सा ध्यान देना है, थोड़ा-सा टाइम बचा है, कितने ही दिन के एग्ज़ाम है, मतलब 1 डेढ़ महीना ही बचा है यार, अभी तो शुरू हुए हैं फिर भी। तो ये हो गया। अब हम लोग इतना हो गया, हम लोग इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। कॉमन नेम CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है? नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये सारे आंसर आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर से व्हाट हैव यू लर्न्ड वाला जो कॉमन बॉक्स होता है उसको आप ज़रूर पढ़ लिया करिए। तो अब हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 में आ गए। अब देखिए इस चैप्टर में क्या है, मैं और थोड़ा जल्दी जाऊँगा बिकॉज़ अब मैं आपको सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा, एंड जैसे अभी डिटेल में हर एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, वो नहीं करूँगा बिकॉज़ जो वीडियो की लेंथ होगी बहुत बड़ी हो जाएगी। आपका मेरा मेन फ़ोकस ये है कि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट टॉपिक ना छूटे, दैट्स व्हाई मैं आपको हर एक अंडरलाइन पहले से करके रखा है। ठीक है, तो अब देखिए मेटल्स का हमारा मेटालिक लस्टर होता है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है वीडियो पॉज़ करिए, अपनी बुक में अंडरलाइन करिए, कुछ नोट अगर अलग से लिखा हुआ है मैंने तो उसको आप अपने बुक में लिखिए। और आपके पास अगर बहुत ही कम टाइम बचा है देन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्या करें, वीडियो को 2x में लगाएँ, बस एक बार सुन लें कितना क्या है, एंड इसकी जो भी पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स अवेलेबल है उसको जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसको डाउनलोड करने के बाद उससे पढ़ो, समझो, एंड जितना भी कोर्स है, कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट, कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मिस नहीं होगी, एंड पूरा आप देख सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम आएगा, तो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो लगेगा ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, देन यू विल बी टेंशन फ्री एंड आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। ये हमारा मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा होता है, जो हमारा थिन शीट में डिवाइड हो जाता है। डक्टाइल वो होता है जो वायर्स में हो जाता है। फिर हमारा जो मेटालिक जो होते हैं एलिमेंट्स, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बात आती है वो ज़्यादा होता है। ये आप देखिए लेड एंड मरकरी जो हमारे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड गैस होते हैं, ब्रोमीन हमारा सिर्फ लिक्विड होता है। ये हो गया। इसके बाद हमारा मरकरी होता है, रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं थर्मामीटर में यूज़ होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए आयोडीन के बारे में, एंड जो भी चीज़ें हैं इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, फिर मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, ये आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आता है मैग्नीशियम बर्न्स विद डार्जलिंग वाइट फ्लेम, ये हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा आ गया एल्यूमिनियम फॉर्म्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इतना बिल्कुल मत छोड़िए, जहाँ स्टार मार्क है वो तो समझ लीजिए एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल और कलर वलर मैंने लिख दिया है। रिएक्शन बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये सब आप करके जाइएगा। ये हो गया, एंड इसके बाद सोडियम ऑक्साइड के बारे में, एंड पोटेशियम ऑक्साइड जो हमारा होता है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, एल्कलाई प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये पॉइंट आप देखिएगा, मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ गए एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर सरफेसेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो ये चीज़ें नॉर्मली रिएक्ट कर जाती हैं, दैट्स वाई उसमें ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ मार्क्ड है। एनोडाइजिंग की डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ गया हमारा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि कौन सा मेटल्स जो होते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन नहीं करता है, कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, कोई ऐसा मेटल भी होगा जो सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब अंडरलाइंड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है।
ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सब हो गया। अब देखिए जो आपका मैग्नीशियम और Mn दैट इज मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HCl। जो आपका मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपके पास एक्वा रीजिया क्या होता है, हमारा एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग HCl और HNO3 मिलाते हैं। ठीक है, इन रेशियो ऑफ 3:1। आपने देखा होगा कि जब भी आप गोल्ड वोल्ड वाली शॉप में जाते हो, कहते हो कि हमारा कोई मान लो अंगूठी है या कुछ भी है, उसका कलर चला गया है एंड जो पॉलिश है वो कम हो गई है, तो वो सिंपली यही सॉल्यूशन रखते हैं जिसमें ये डालते हैं, अपने आपकी रिंग हो गई है जो भी आप ज्वेलरी दो, एंड उसको निकाल लेते हैं। सो एक्चुअली वो क्या करते हैं, जो उनका एक्वा रीजिया जो सोल्यूशन होता है वो इसकी ऊपर की लेयर के साथ रिएक्ट होकर उसको पिघला देता है, मतलब रिमूव कर देता है। तो इस वजह से आपका जो सोना जो भी होगा वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा वेट में, बट वो चमकने लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस, ये लेस रिएक्टिविटी हो गई। रिएक्टिविटी सीरीज आप जरूर याद करिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। अच्छा, निकल टिन अभी आप 11th 12th में पढ़ोगे तो आएगा, तो अभी के लिए सिर्फ इतना, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो थर्ड सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने आगे करके ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कौन सी क्या रिएक्शन वाला चीज़ है ये आप पढ़ते रहिए, वीडियो पॉज करते रहिएगा, बुक में अंडरलाइन करते रहिएगा, एंड साथ साथ हर एक चैप्टर कवर करते रहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो वीडियो थोड़ी देर पॉज करिए, उसको कंप्लीट करिए एंड देन आगे बढ़िए। ठीक है, कोई भी ऐसे छोड़ मत दीजिए, एक बार ट्राई करिए, एक बार उसको रीडिंग दीजिए, आपको आ जाएगी। कुछ नहीं तो इतना आ जाएगा कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया एंड अगर कोई नहीं है तो आप उसको कुछ तो लिख सकते हो। एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करिए, PDF ज़रूर सेंड कर दीजिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपके आगे पीछे अगल बगल बैठ रहे हैं उनको ज़रूर देना, बिकॉज यही है जो अभी आपको एग्जाम में आगे काम आएंगे। ठीक है, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड आयन वाला हो गया, ऑपोजिटली चार्ज होते हैं आयन्स। ठीक है, ये सब हो गया। कंपाउंड्स हो गया, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं वैसे। ठीक है, तो अब देखिए जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड होता है वो हमारा, जो हमारा सॉलिड आयनिक कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देता है, बट वही हमारा मोल्टन फॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी देता है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड है तो कोई आयंस मूवमेंट नहीं होगा, एंड आयंस आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पार्ट फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आयंस नहीं मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी। तो ये सब आपको देख लेना है कि फिजिकल नेचर, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, रीज़न पूछ सकते हैं, सॉलिबिलिटी देख सकते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी बताया वो कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, वाई आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा होता है, आपको करवाया भी गया होगा, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल्स देख लीजिए कि ज़्यादातर जो हमारे सोर्स ऑफ मेटल्स होता है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है वो एक मेटल्स का सोर्स है। ठीक है, मिनरल्स के बारे में गिवन है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रिएक्टिविटी देखिए, लीज से आप बगल में टेबल दे रखी है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो मेटल्स, लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ओर का, कि हमारे पास कौन सा कार्बोनेट सल्फाइड ओर है, कैसे निकालते हैं, रोस्टिंग कैल्सिनेशन प्रोसेसेस हैं, अभी आगे आएंगे, उन सबका आपको ध्यान से पढ़ना है। गैंज क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान से करिए। अब क्वेश्चन आपका एक तो MCQ फॉर्मेट में आ सकता है, तो ये आपसे ज़रूर पूछेंगे कि अगर किसी भी ओर में मरकरी प्रेजेंट है या कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस ओर का क्या नाम होगा, क्या होगा, एंड ऐसा क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आएगा। तो अभी आगे और है, अभी के लिए आप देखिए, मरकरीज ओर को हम लोग सिनाबार कहते हैं जिसका फॉर्मूला HgS है, और मरकरी के एलॉय को हम लोग एमलगम कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, मरकरिक ऑक्साइड वाला पूरा आप देख लीजिएगा। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स देख लीजिए, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में हमारा एक्सेस हीट होता है, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एरिया में हीट देते हैं। ठीक है, अब हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो काफ़ी हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, सारे नहीं, बट ये जो आप लोग मैंगनीज और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर हमारा जो आयरन ऑक्साइड होता है विद एल्यूमिनियम,
हमारा क्या किस में यूज़ आता है, जो आपकी रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने में, ठीक है, या आपके जो मशीन के पार्ट हो गए वो क्रैक हो जाते हैं उनमें। अभी आपका आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो गया, कैथोड में क्या डिपॉजिट होता है, एनोड में क्या डिपॉजिट होता है। ये आपका आ गया फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अब ये हमारा आ गया एनोड मड, जो भी एनोड के नीचे आपका इम्प्योरिटीज कलेक्ट होती है उनको एनोड मड कहते हैं। या आपका मेटल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं, सिल्वर गोल्ड हो गया, ठीक है। कोरोजन आपका हो गया, ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कॉपर कार्बोनेट है उसको डॉट सी ओ ओ एच होल ट्वाइस होता क्या है कि जब भी आपका रिएक्शन होता है CuCO3 डॉट सी ओ एच होल ट्वाइस आपका कन्वर्ट हो जाता है कॉपर कार्बोनेट में, ठीक है। तो वो ग्रीन कलर का होता है एंड इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, जो कि हमारा कॉपर में डिपॉजिट हो जाता है। कोरोजन से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन कर लीजिए, एलॉइंग कर लीजिए। एलॉय हमारा क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अभी हमारा आ गया प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको एलॉयज गिवन होंगे, रुकिए मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्रास का है कॉपर जिंक, ब्रोंज इज कॉपर टिन, सोल्डर इज लेड एंड टिन, एसएन इज टिन, पीबी आपको पता होगा कि लेड होता है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर भी हो गया। अब हम लोग करते हैं चैप्टर 4 की बात, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं थोड़ा और तेज चलता हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ें आप ये सब नोट करते रहिए, ठीक है। एसिटिक एसिड को एथनॉल कहते हैं। उसके बाद आता है एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी अभी आपका एसएसटी का एग्जाम आएगा, फिर मैथ्स का आएगा, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं सब कुछ मार्क करवा दूंगा, आपको सिर्फ वही वही पढ़ के जानी है एंड आपका जो पूरा पेपर होगा उसी में से आ जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब ये आपका जो कार्बन कंपाउंड होता है उसमें जो आपकी जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, सो कैन ईदर लूज और गेन, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे लास्ट शेल में होते हैं, वहाँ से हम लोग शेयरिंग करते हैं। क्लोरीन हमारा डायटोमिक होता है, यहाँ इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एक चीज़ है जो आप पढ़ सकते हैं। मीथेन हमारा फ्यूल की तरह यूज हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं। देखिए अब का हम लोग बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बेसिकली 3 होते हैं, बट हम लोग मेजर फोकस आप 2 में करिए, ग्रेफाइट और डायमंड, जिनकी जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत चेंज हो जाती हैं। जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा क्या होगा, ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी देगा, बाकी चीज़ें भी करेगा, बट उतना स्ट्रांग नहीं होगा। वेयर एज जो हमारा डायमंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बट उसमें जो चार्जेस होंगे वो नहीं पास होंगे और जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद कार्बन की एबिलिटीज दे रखी है, कैटिनेशन दे रखा है, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। सैचुरेटेड कंपाउंड्स गिवन है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड होता है, जिसमें डबल ट्रिपल होता है अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन इज ड्यू टू टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट क्या होता है, आपकी 4 वैलेंसी होती है लास्ट शेल में, दैट इज आपके कार्बन में 4 शेल है। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल कार्बन एटम्स के साथ ये कंबाइन हो जाता है या बॉन्ड बना लेता है, ये चीज़ हो गई। अब आता है 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्बन, ये टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। अब ये आपका बॉन्डिंग आ गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। अब देखिए जो अनसैचुरेटेड होता है वो एल्कीन्स होता है, CnH2n, CnH2n-2, एल्काइंस होता है। एल्केन्स हमारा CnH2n+2 और सैचुरेटेड होता है। अब आता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड, ये सब चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं एंड आपको ये पता होगा कि अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो सकती है तो उसके लिए रिएक्शन होना ज़रूरी है, दैट्स वाई जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं वो हमारे रिएक्टिव होते हैं। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, मीथेन ईथेन इन सब के जो केमिकल फॉर्मूलेज और स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। साइक्लो एल्केन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, जो आपका एल्कीन का होता है सिमिलर वो होता है। साइक्लेन मतलब साइक्लो है तो आपको क्या होगा, सर्कुलर या एक रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स हो जाते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होता है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन कार्बन जब जॉइन हो जाते हैं तो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, हेटेरो एटम क्या होता है, जो भी एलिमेंट को अगर रिप्लेस करने वाला कोई भी हाइड्रोजन हुआ तो उसको हेटेरो एटम कह देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़िए। फंक्शनल ग्रुप के बारे में, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, यहाँ पे देखिए जो एवरी होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय CH2, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इन सबको पढ़ते रहिए। फिर आएगा कि मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारा जो चेंज होता है, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको आप करिए। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नोमेनक्लेचर के लिए आप ये देख लीजिए, सिंपल सी चीज़ है एंड आई वोंट बी गोइंग डीप इनटू इट। ठीक है, ये सारे आपको याद होने चाहिए, हेलोजन प्रीफिक्स, ये सब चीज़ें मत छोड़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर इसके सॉल्व कर लीजिएगा। टेट्रावेलेंट कोवेलेंट आंसर हो गया। अब एक ये रिएक्शन ये होती है कि कार्बन में अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो CO2 के साथ कोई एक अदर कंपाउंड मिलेगा, बट आपको कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। कंबशन में क्या होता है, जब आप हीट और लाइट रिलीज होती है वो कंबशन रिएक्शंस हो जाते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको क्लीन फ्लेम देंगे, अनसैचुरेटेड में येलो या सूटी फ्लेम मिलता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर आपका बर्नर ऑरेंज कलर का जो आपका फ्लेम है आ रहा है, तो जो आपकी कढ़ाई या जो भी आप पैन रखोगे तो वो नीचे से ब्लैक हो जाता है। तो इसी वजह से हमारा क्या होता है, जो सूती फ्लेम होती है ये उसकी वजह से होता है, बिकॉज प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे लिखिए इट मीन्स एयर होल्स आर ब्लॉक्ड, ये सब हो गया। सल्फर नाइट्रोजन आर मेजर पॉल्यूटेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये आपके MCQ में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन में आपको बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन में आपके पास ऑक्सीजन आएगी या हाइड्रोजन जाएगी। ठीक है, ये सारे केमिकल रिएक्शंस आप कर लीजिएगा। फिर ये आपका आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है और हाइड्रोजन गिवन होती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल एक हमारा एल्कोहल टाइप ही होता है। तो कभी केमिकल आप लोग जब लैब में जाते हो, आपसे कहीं पे दिखा होगा जो हमारे पास रखी रहते हैं बीकर्स, उसमें लिखा है एथेनॉल, तो आप पी सकते हो, मतलब वैसे पीना नहीं, गलत चीज़ होती है। तो मैं जस्ट आइडिया दे रहा था वैसे। गंदे ख्याल। फिर उसके बाद रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल आ गया, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अल्कोहल डिहाइड्रेशन हमारी जो रिएक्शन होती है उसका जो केमिकल रिएक्शन है ये है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं कि जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपका एथेनोइक एसिड आता है, उसको हम लोग कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सब चीज़ें हो गई। एसिड प्लस अल्कोहल आपको ईथर देता है। ईथर एक स्वीट स्मेलिंग होता है। ठीक है, परफ्यूम्स में यूज़ होता है, काफ़ी जगह यूज़ होता है। ठीक है, अब आता है जो हमारा सोप में चीज़ यूज़ हो सकती है। ठीक है, जो हमारा सोप में रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं सपोनिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन विद अ बेस हो गया, ऊपर हमारा क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर ऐसा होता है तो ये दो रिएक्शन बहुत कॉमन है एंड बहुत सिंपल है, तो ये सब आपको आनी चाहिए। जब भी आपका सोप या दर्द से मिलता है तो मिसल फॉर्मेशन होती है। अब मिसल में क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है एंड हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक से आप समझ सकते हैं डरता है। ठीक है, एंड हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब दैट यू लाइक समथिंग और लव समथिंग। ठीक है, तो हमारा हो गया हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे मान लो आप जिससे प्यार करते हो रिया फिलिक। ठीक है, तो कोई जो रिया से प्यार करेगा उसको हम लोग कहेंगे रिया फिलिक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अगर कोई और रिया हो तो सॉरी, एंड किसी की रिया हो तो अलग बात है। तो ये हो गया। इसके बाद मिसल्स फॉर्मेशन हो गई। ये हो गया आपका इतना, मिसल्स फॉर्मेशन का डायग्राम आपको आ सकता है एंड ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं। डिटर्जेंट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसमें हमारा सोप
इनफेक्टिव होता है एंड उससे सोप से हम लोग वॉश नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई वी यूज डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मेरी बुक पुरानी है, तो जो अभी आपके पास एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं, और अपडेट हो गए हो तो शायद, मुझे नहीं पता, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको तीन चार हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहले डोबरिनियर्स ट्राइड। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में या ऐसे डिवाइड कर लेता है, और तीन का ग्रुप है तो उसको ट्राइड कहते हैं। ठीक है, तब आता है ये, उसको हम लोग ट्राइड कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन तीन के हम लोग ने ग्रुप बना लिए। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या करता है, आपका म्यूजिक पे बेस है, आपने ऑक्टेव सुना होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये अपनी जो एटॉमिक टेबल होती है वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मेंडलेव वाला। मेंडलेव ने बहुत सी सिमिलर चीज़ें करी जो आपके पास एट प्रेजेंट, जो आपके पास एटॉमिक टेबल गिवन है। ठीक है, तो इनका काम काफ़ी माना जाता है, तो आप मेंडलीव के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, मेंडलीव की टेबल हो गई, इन्होंने काफ़ी चीज़ें सेम निकाल ली थी, बट द थिंग इज़ कि वो हाइड्रोजन की जगह नहीं स्पेसिफाई करवा पा रहे थे। ठीक है, अब ये हो गया। मेंडलीव का एक काम और याद रखिएगा कि इन्होंने काफ़ी सारी वेकेंट स्पेसेस छोड़ दी थी। दैट मीन्स उन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था कि और भी एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, बट वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनका काफ़ी काम माना गया था। ठीक है, लिमिटेशंस देख लीजिए कि लाइक एल्कलाई मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजेंस एंड सल्फर टू फॉर्म ये एज शोन इज फिगर। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस में क्या आ गया कि आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव्स हैड प्रपोज्ड। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें काफ़ी बाद में आई थी, एंड उस टाइम पे ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं कवर करवा पाए थे। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ये आपकी हो गई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, इतना हो गया। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी हमारे पास। इसके बाद हम लोग आते हैं पोजीशन वाला। देखिए, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, इनको ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा। ओके, एंड जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बिल्कुल मिस मत करना, एंड अच्छे से इसको करते जाना। अब इसमें वैलेंसी क्या होती है, डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमारे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज कितना होगा, जो रेडियस होता है एटम का हमारा, ठीक है, उन सब का एटॉमिक साइज कहते हैं। हाइड्रोजन का 37 pm है, पिकोमीटर। तो अब पिकोमीटर की आप यूनिट याद कर लीजिएगा, 10⁻⁻12 मीटर होती है। फिजिक्स के एग्जाम में आपको यूज हो सकती है। ठीक है, फिजिक्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया। इसके बाद एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये सारी चीज़ें आपको देखना, मैंने अच्छे से हाईलाइट कर रखी हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इन सब के रीज़न यही होते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई जो आपस में रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उससे जो हमारे साइज होता है वो छोटा होता जाता है। जैसे इंटरेक्शन की जो पावर होती है वो बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है दो चीज़ें पास आएंगी। ठीक है, तो इस वजह से साइज होता है। ये सारे आंसर्स सब कुछ मार्क है, जिसमें मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़िए, जो भी खास तौर से ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर या अलग से मार्क कर रखी हैं, उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आएंगी। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। केमिस्ट्री हमारा ख़त्म हो गया, बायो में हम लोग अब लाइफ प्रोसेस पे आ गए। द प्रोसेस टुगेदर परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब। ठीक है, बॉडी को जो सब कुछ चलाते फिलाते हैं उनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देख लीजिएगा कि हम लोगों ने खाना वाना खाते हैं उससे ब्रेकिंग होता है, सब कुछ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई। फिर ये आ गया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिएक्शंस आ गए। ठीक है, सिंगल सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि हम लोग का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो अलग क्यों होता है। इसका रीज़न यही है कि जो सिंगल सेल्ड होते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनके एक ही सेल होती है, एनवायरनमेंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है एंड वो ईजिली कर सकती है।
हमारा स्ट्रक्चर अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है, दैट्स वाई हम लोग का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस प्रोसेस होता है वो अलग होता है। एक्सक्रीशन जो आपके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आंसर कर लीजिएगा। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बायो कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। ये वो होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं एंड जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? धूप पड़ती है, खाना बनता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नाइट में डेजर्ट वाला पार्ट भी आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। इसके बाद एज एन इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। अब स्टोमेटा आ जाता है, ओपनिंग होती है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं। पानी भर जाएगा किसी चीज़ में तो फूल जाएगा एंड सेल्स क्लोज हो जाएंगी। अगर कोई पतला दुबला श्रिंक हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास हो जाएगी। ये हमें एक्टिविटी हो गई, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट ठीक है, आप पढ़ने को पढ़ सकते हो। नाइट्रोजन हमारा एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। मैंने अच्छे से सब कुछ मार्क कर रखा है, जहाँ पे भी मार्क्ड है आपको सिर्फ उतना पढ़ना है, बाकी आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मार्क्ड है सिर्फ उतना पढ़ के जाओ एंड यू विल बी सिक्योरिंग 100 मार्क्स। ठीक है, सीधे कह रहा हूँ, 100 नंबर मिलेंगे तो मिलेंगे, बस कुछ छोड़ना नहीं। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। फंगाई लाइक ब्रेड मोल्स, यीस्ट। ठीक है, ये सारे इनके एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो पैरासाइट्स हो गए जो बॉडी के ऊपर बने रहते हैं। एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। ठीक है, ये डायग्राम आप पढ़ लीजिएगा, न्यूट्रिशन इन एमीबा पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे हो सके तो पूरा पढ़ो, बट ये देखो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब कुछ अंडरलाइंड है। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स हो गया, सलाइवा क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई कि जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, जो खाना फूड जो भी खाना जो आपका बॉडी के अंदर जाता है तो कैसे ब्रेक डाउन होता है, किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स फिर ग्लूकोज, जो भी चीज़ें होती हैं अगर जो यूज़ नहीं होता है स्टार्च के फॉर्म में हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, स्फिंक्टर मसल्स आती हैं आगे, इसके बाद मस्कुलर वॉल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ईसोफेगस क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिट ऑफ फूड जो हमारा होता है। स्फिंक्टर मसल्स होती है, स्फिंक्टर मसल हमारी नीचे होंगी बिकॉज हमको फूड एग्जिट के लिए स्फिंक्टर मसल यूज़ करते हैं। एंड अगर फूड हम लोग जब इनटेक करते हैं तो ईसोफेगस से हमारी जो मसल्स होती हैं काफ़ी मस्कुलर होती हैं एंड वो फूड को आगे पुश करती हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स बहुत बच्चों वाली चीज़ें आपको पता होगी। अब ये देखिए, ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको मैंने हाईलाइट कर दिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बाइल जूस लिवर से, सॉल्ट ब्रेक डाउन हो गया ये सब। ठीक है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्जन होता है। विलाय क्या होते हैं? काफ़ी हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है एंड काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड होते हैं, दैट इज़ फॉर एक्सचेंज करते हैं, हमारा एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो भी चीज़ें होती हैं मटेरियल्स उन सबको एक्सचेंज करने में ब्लड वेसल्स के साथ यूज़ होता है। ठीक है, फिर ये हमारा एनल स्फिंक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा रेस्पिरेशन आता है, रेस्पिरेशन में पायरुवेट के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। ठीक है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन है वो एरोबिक है, नहीं है वो एनारोबिक है। एटीपी क्या होता है? एटीपी हमारा एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, एक एनर्जी यूनिट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कवर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस चैप्टर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गया। जो भी आपका डायरेक्शन होता है प्लांट में, जो आपका फूड और वाटर जो ट्रेवल करता है, उन सब का डिफरेंस वाली बात आ गई। ठीक है, इतना हो गया। ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा। फिशेस में कैसे वो अपना रेस्पिरेशन पूरा करते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये वाला पोर्शन मत छोड़िएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आ गई, प्रेजेंट इन थ्रोट हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा कोलैप्स नहीं करता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रीथिंग का पूरा पूरा प्रोसेस होता है,
इसके बाद एवियोलाई हो गई, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड जो जो अंडरलाइन है सिर्फ उतना पढ़ के जाओ एंड आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्लाज्मा होता है, दैट इज बेसिकली अ फ्लूइड मीडियम, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सारा इसमें डिजोल्व होके प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल होता है। अब आपका आता है हार्ट। हार्ट आपको जितना भी पूरा गिवन है यहाँ से लेके एट द एंड तक हर एक लाइन पढ़नी ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जितना अंडरलाइंड है से उतना पढ़ो, बट ट्राई करना कि पूरा पढ़ लो, ठीक है। तो हार्ट के बारे में आपको पूरा आएगा कि कहाँ से क्या प्रोसेस होता है, आर्टरी वेन्स में कब क्या होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आता है ऑक्सीजन लंग्स में कैसे एंटर करती है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पूरा सब कुछ पढ़ना है आपको बहुत ध्यान से, ठीक है। फिशेज ऑन दी अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट चैम्बर्स की बात हो गई। अभी हमारा ब्लड प्रेशर्स हो गया, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। वो मैनोमीटर जो हमारा होता है वो किस लिए यूज होता है, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आर्टरीज क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, ठीक है। फिर आता है कैपिलरीज के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। मैं तभी ज़्यादा अंडरलाइन नहीं कर रहा बिकॉज आपको सब कुछ रीड करना ही है, ठीक है। लिम्फ क्या हो गई। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आता है। इसके लिए हमारा यूज होता है फ्लोएम, जाइलम, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जो जाइलम टिश्यू होता है वो हमारा क्या करता है, उसमें क्या क्या एग्जिस्ट होता है, वेसल्स, ट्रैकीड्स, रूट्स का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा क्या करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम हमारा क्या करेगा, वो थोड़ा फूड मटेरियल या जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स होता है, फ्लोएम हो गया। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफर करता है, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दैट इज कैरिड आउट बाय फ्लोएम। तो इससे आपका ये हो गया। अब आता है एक्सक्रीशन, किडनीज के बारे में आएगा, ठीक है। क्या यूज होता है, क्या होता है एंड क्यों होता है। किडनी एक्सक्रीशन प्रोसेस इसलिए होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चले जाएं। फॉर एग्जांपल यूरिन के थ्रू जो है यूरिया होता है, जो भी हार्मफुल एसिड्स होते हैं वो सारे रिलीज हो जाएं, ठीक है। डायलिसिस का प्रोसेस आप देख लीजिए, आर्टिफिशियल किडनी मेथड यूज होता है, ठीक है। तो जिसमें जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायलिसिस के थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हम लोग गेट रिड बाय ट्रांसपिरेशन। जो आपका वाटर लॉस होता है उससे हमारा जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो प्लांट्स के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी एक पॉइंट ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, ठीक है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ये आंसर्स आप देख लीजिएगा। अब आता है हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब बेसिकली बताएगा कि आपका जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये कैसे आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप ये पूरा डायग्राम देखिएगा कि कहाँ से क्या क्या होता है, स्टिमुलस, रिप्लाई, रिप्लाई कह लो, रिस्पॉन्स कह लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे ट्रैवल करती है, कौन से इंफॉर्मेशन कौन से पार्ट से जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमारा ईच काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट इवॉल्व्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स की डेफिनेशन थी बेसिकली ये। अब हमारे रिसेप्टर्स हो गए। गस्टेटरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो गस्टेटरी होते हैं वो टेस्ट डिटेक्ट करेंगे, ऑल फैक्ट्री हमारी स्मेल डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे राइट साइड में हम देख सकते हैं कि इन्फो आपका रिसेप्टर्स में गया, डेंड्राइट में गया, सेल बॉडी में गया, एक्सॉन में गया। डेंड्राइट में डेंड्राइट में आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो जाती है, एक्सोन में आपका केमिकल हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। लेफ्ट साइड में आप पढ़ते रहिएगा रिफ्लेक्स क्या हो गया, मैंने अलग से पेस्ट कर दिया है। दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। ब्रेन के पार्ट्स हो गए, फोर, मिड, हिंड, ठीक है। स्पाइनल नर्व, क्या पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या कौन सी चीज़ इंक्लूड करती है, वो हो गया, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका आपको डायग्राम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको, रिफ्लेक्स आपका। फिर ह्यूमन ब्रेन के बारे में आ गया कि कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस हो गया, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गया, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तीनों के अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। ब्रेन का डायग्राम भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, कभी कभी आ जाता है। तो इन सबको ध्यान से पढ़िएगा, करिएगा। एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम,
ठीक है? और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी पार्ट्स हैं ब्रेन के, मेडुला, पॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है? मसल्स हमारी ठीक है, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब ये देखिए जो हमारी मसल्स होती है वो कैसे मूव करती हैं, हाउ डू मसल्स चेंज देयर शेप, ठीक है? तो इसका आंसर सब कुछ यहाँ पे गिवन है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए, इसको याद करिए एंड इजीली आपका हो जाएगा, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपने ये छुई मुई प्लांट तो देखा होगा, इंग्लिश में इसको टच मी नॉट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये आपका मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, या फिर क्या होता है, आपने टेंड्रिल्स, आपने मनी प्लांट देखा होगा, बहुत घर पे लगे रहते हैं कि उस प्लांट में डंडे का सपोर्ट देते हैं। तो जो इसकी जो स्टेम होती है वो डंडे के अराउंड हमारी रोटेट होती रहती है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है? तो ये स्टिमुलाई वाला हो गया। इसके बाद हमारा ये फोटोट्रॉफिक होता है, जियोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। जो भी हाइड्रो मतलब वाटर हो गया, कीमो मतलब केमिकल हो गया, फोटो मतलब यहाँ पे सन से रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्लांट्स का होता है वो मूवमेंट होता है, ठीक है? फिर ये आ गया इलेक्ट्रिक इम्पल्स हो गई, ठीक है? एंड फिर ये पार्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑक्सिन क्या होता है, साइटोकिनिन्स क्या होते हैं, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ठीक है? एब्सिसिक एसिड हमारा ग्रोथ को इनहिबिट करता है, दैट आल्सो इंक्लूड्स विटिंग ऑफ लीव्स। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। अब आता है हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स कह लो या ह्यूमंस कह लो, ठीक है? तो एड्रेनलाइन होता है जो फाइट और फ्लाइट होता है, मतलब या तो आपको लड़ना है या भागना है, ठीक है? तो ये हमारा एड्रेनलाइन हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं सारे नोट्स के फॉर्म में अपलोड भी कर दूंगा जितना जल्दी हो पाएगा। तो अब ये आयोडीन हमारा थायराइड ग्लैंड में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा एंड इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है? फिर ग्रोथ हार्मोन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पैनक्रियाज में इंसुलिन रिलीज करते हैं, ठीक है? डायबिटीज़ कंट्रोल करता है इंसुलिन हमारा, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस चैप्टर की हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है? तो इसमें पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में होगा एंड ये तो आप लोगों को वैसे भी तक आ ही गया होगा। तो इसमें देखिए डीएनए क्या होता है हमारा, ठीक है? इससे डीएनए में जो हमारे ट्रेट्स होते हैं पेरेंट्स के वो कैरी होते हैं एंड आगे वाली जनरेशन में जाते हैं, ठीक है? या ऑफस्प्रिंग्स कह लो। तो ये डीएनए का यूज़ हो जाता है। फिर हमारा ये पूरा पार्ट आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? कैसे क्या होता है, कहाँ से कौन सा डीएनए लेते हैं, कितने डीएनए होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लिखी होंगी, कॉपीज क्रिएट होती हैं, आगे ट्रांसफर होती हैं, पैटर्नल एंड मैटरनल पापा मम्मी दोनों की डीएनए आती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम लोग आके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे सिंगल सेल्ड होते हैं, या सिंगल सेल में हम लोग के जो मोड्स है, फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, बडिंग होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। फिजन में क्या होता है, एक सेल मल्टीपल में ब्रेक हो जाती है, ठीक है? ये आप एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फिजन हो गया, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? पूरा इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी पार्ट अगर टूट जाता है या डिवाइड हो जाता है तो वो एक नए पार्ट में बड़ा हो जाता है। वो एक राक्षस था ना जिसका खून की बूंद कहीं भी गिरती थी तो वो एक और राक्षस पैदा हो जाता था, तो उसको काली माता ने मारा था। तो ये आपको पता होगा, वो हमारे रीजनरेशन था, तब से चलता आया है रीजनरेशन, ठीक है? तो ये रीजनरेशन हो गया। बर्डिंग में क्या होता है, आपका एक एक्स्ट्रा बर्ड क्रिएट हो जाती है, आप एग्जांपल में देख सकते हैं हाइड्रा के, ठीक है? बर्डिंग हो गया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, आप लोग दो पेड़ को काट के उनकी स्टेम्स को इंटरचेंज कर दो, ठीक है? तो उससे आपका जो नया पेड़ आएगा, ये एक हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, ठीक है? इसमें फूड्स आ जाते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। स्पोर फॉर्मेशन आ गया। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो आपके नए नए स्पोर्स क्रिएट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पोर आया है, ये आपका जाएगा कहीं और पे एंड अलग से आपका जो एक और होगा स्पोर फॉर्म होगा, ठीक है? तो ये कैलस क्या होता है, टिश्यू कल्चर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आता है, यहाँ पे है कि वाई दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं
वो लोग कौन सा मोड यूज़ करते हैं, सेक्सुअल मोड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर एक लाइन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है, स्टिल मैंने उसमें से भी बहुत जो कम चीज़ें हैं वो कर रखी हैं। आपको करना क्या है, अगर आपके पास इतना टाइम है तो यहाँ से आप स्टार्ट करो एंड लास्ट तक सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा दूंगा, जो जो चीज़ है उन सबको आप मार्क करो एंड ट्राई टू रीड ऑल द कंटेंट गिवन, ठीक है। हर एक चीज़ पढ़ो, कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं बोर्ड वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डीएनए की कॉपीज से रिलेटेड हो गया, वही सब चीज़ें हैं। मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, ठीक है। और स्टेम, जब हम वही बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट की, फ्लावरिंग में स्टेमेंस हो गए, कार्पल हो गए। जो कार्पल होता है वो फीमेल होता है, स्टेमन हमारा मेल होता है, ठीक है। इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें खुद ही पॉलिनेट हो जाता है। एक होता है जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट डेवलप्स इनटू सीडलिंग, ठीक है। जर्मिनेशन कहते हैं इसको, डायग्राम याद रखिएगा। फिर आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा थिनर, जब प्यूबर्टी आती है गर्ल्स और बॉयज़ में तो क्या चेंजेस आते हैं, हेयर थिक हो जाते हैं एंड रेस्ट ऑल, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा। प्यूबर्टी की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, आप वो देख लीजिएगा। फिर आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव फिर आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पूरा डायग्राम है मेल का एंड फीमेल का, इसका क्वेश्चन आता है, मेरे में भी आया था। तो ये आप डायग्राम ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि कहाँ क्या जैसे टेस्टिस होता है, क्या यूज़ होता है एंड कैसे जो पूरा प्रोसीजर है कैसे फॉलो होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इसका पूरा पेज आप बहुत ध्यान से पढ़िए। दो मैंने लेफ्ट साइड में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब गिवन है यहाँ पे। जाइगोट क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं विलाय क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देखिए एंड ट्राई करिए कि सब कुछ रीड कर लें, ऑल द मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड दे रखी है, ठीक है। अब आता है कि आपको कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, सर्जिकल मेथड्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है एंड इसको ट्राई करिए कि आप सब कुछ पढ़ लें, ठीक है। फिर हमारा फीमेल फीटिसाइड्स आती हैं। जब भी गाँव में पहले होता था कि अगर कोई लड़की पैदा होने वाली होती थी तो उसको मार देते थे। तो ये आपका ये चैप्टर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पे। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में क्या होता है, एवोल्यूशन एक वो चीज़ होती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल बहुत स्टार्टिंग में जो बर्ड्स थे उनके पास विंग्स सिर्फ इसलिए थी कि वो बारिश से बच सकें, बट क्या हुआ लेटर ऑन उन्होंने इवॉल्व किया एंड देन बर्ड्स अपने विंग से उड़ने लगे। तो ये हमारे एवोल्यूशन का एक एग्जांपल है। तो ये हमारा एवोल्यूशन हो गया एंड इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि कैसे क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपका डीएनए कैसे जाता है, आपके हाइट, आपका कलर बड़ा होगा छोटा होगा, कलर डार्क होगा, जैसा भी होगा वो सारी चीज़ें हमारी इस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा मेल होगा फीमेल होगा, ये सारी चीज़ें हमारी इस पे डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पे आता है हमारे पास पहले तो बात हेरिडिटी क्या होती है, उसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। इसके बाद आता है मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए एक लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, इनहेरिटेंस होता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ये सारे मेंडल्स के लॉ हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी है। ये एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कौन सा जो ट्री या होता है वो टॉल होगा शॉर्ट होगा, बिकॉज अभी आपने बताया कि सब कुछ डिपेंड करता है, या तो टॉल भी बन सकता है या शॉर्ट भी बन सकता है। जो भी हमारी फीचर डोमिनेंट होगी वो हमारी अपने ऑफस्प्रिंग पे पास होगी, ठीक है। तो अब ये हमारा जो पूरा एग्जांपल है वो है इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली का है, कि मतलब खुद ही उन्होंने इनहेरिट करा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारे ट्रेड्स कैसे आगे एक्सप्रेस होते हैं इनका एग्जांपल हो गया। एंड ये जितनी भी चीज़ें आप बहुत ध्यान से इसको नोट करिए, हर बार बार पॉज करते जाइए एंड आप इसको नोट करते जाइए, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है एंड कौन सा प्रोसेस होता है, जो हमारा डीएनए है वो कहाँ फॉर्म होता है, क्या होता है। फिर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, अगर एक्स एक्स होता है फीमेल होती है, एक्स वाई होता है तो मेल होता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेल्स कि बच्चा क्या हो, बिकॉज मेल्स के पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो इफ दे विल बी पासिंग एक्स देन the child will be female, and if they will be passing y then the child will be male, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा।
एवोल्यूशन आ गया जो मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें हो गई। ये एक एग्जांपल है, पूरी केस स्टडी है। इफ़ यू वांट यू कैन रीड, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट इट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो नेचुरली सिलेक्शन हो गया, एक तरीका हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मार्क है इसको आप अच्छे से कवर करिए। ठीक है, ये बिल्कुल मत छोड़िए। अब यहाँ पे आ गया हमारा चार्ल्स डार्विन के बारे में। उन्होंने आइडिया ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसके बाद ये आपका आ गया स्पीशिएशन। ये हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट स्पीशीज क्या होती है, बीटल वाला। ये सब चीज़ें मतलब एक्चुअल दिस चैप्टर इज वेरी बोरिंग सॉर्ट ऑफ। मैं ये समझ सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था वो तो हो ही चुका पिछले चैप्टर में, तो ये तो बोरिंग लगेगा ही वैसे भी। तो बस आपको जो भी मेन मेन पार्ट्स हैं डिनोटेड, ठीक है, जो भी आपके मेन मेन पार्ट्स यहाँ पे हाईलाइटेड हैं उनको आप अपने में अंडरलाइन करो, उसके बारे में पढ़ो एंड जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर से आगे बढ़ो। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, प्रॉपर्टी मेक्स वेरी बेसिक डिफरेंस इन बॉडी डिज़ाइन हो गया। ठीक है, एंड अब एक ही सारे एग्जांपल्स गिवन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो आप बेसिकली इसमें नॉर्मल डेफिनेशन से याद रखो कि हेरिडिटी क्या होती है, एवोल्यूशन क्या होता है, हाउ टू डिटरमाइन वेदर द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल, ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, ये होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बर्ड्स वाला देखिए किससे ज़्यादा सिमिलर होंगे, फॉसिल्स की डेफिनेशन देख लीजिएगा। एंड ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, इनको कहीं पे नोट करो एंड एक दो बार जब तक आपका एग्जाम नहीं आता इसको पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमारा फॉसिल क्रिएशन का बता रहे हैं। इसके बाद हमारा ये आता है कि इसके बाद हमारा आता है एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बट यहाँ पे एक डिफरेंस आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, नेचुरल सिलेक्शन में, जो कि सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। केल एक हमारा होता है, जो आपने कैबेज सुना होगा। ठीक है, एक इवोल्यूशन है। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट में वो एवोल्यूट हो जाए, जैसे आप लोग खाते होंगे कॉलीफ्लावर, कैबेज, ठीक है, ब्रोकली, ये आपने यूजुअली सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इवॉल्व हुई हैं, है एक ही चीज़ बट स्लोली स्लोली ये इवॉल्व होके ये सब बन गई हैं। तो ये हमारे एवोल्यूशन का एक एग्जांपल हो गया। एंड इससे हमारा आगे आगे जो नए नए तरीके की जो वेजिटेबल्स हैं वो हमको मिली। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन का पूरा गिवन है। ह्यूमन एवोल्यूशन हो गया, इससे पहले रेसेस क्या होती हैं कि स्किन कलर के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते थे लोगों को। ठीक है, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम वो होमो सैपियंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा एंड ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में यहाँ देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो नॉर्मल डेफिनेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारा लाइट रिफ्लेक्शन में है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ट्विंकलिंग स्टार्स हमको क्यों लगते हैं। ठीक है, इन सब के पीछे का जो रीजंस होते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, कैनोपी जब फॉर्म होती है तो टिंडल इफेक्ट दिखता है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, जो भी मिरर और लेंसेज के यूजेस हो गए, इमेज फॉर्मेशन हो गया, इन सब चैप्टरों से आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आप देख लीजिए कि एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स। रिफ्लेक्शन में कोई लाइट पड़ी तो वापस चली गई और रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये सारे आप कर लीजिएगा। दो लॉज होते हैं, आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। दूसरे में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो भी होते हैं, ये सारे सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन पे लाई करती है। ठीक है, फिर स्फेरिकल मिरर्स क्या हो गए, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। पोल क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, फोकस क्या हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा, ये सब आपको ध्यान देना है। ये सारे डायग्राम, रे डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, अपर्चर क्या हो गया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 2f। बिकॉज जो हमारी आर होती है वो पूरी लेंथ होती है एंड आर और सी के बीच में हमारा फोकस होता है। ठीक है, तो आपके अभी आगे आएगा कि जब कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ कहाँ पोजीशन है, इमेज कहाँ फॉर्म होगी। कॉन्वेक्स के केस में आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब आपकी रे पैरेलल जाती है, जब रे आपकी सीधे पास होके जाती है फोकस से,
ठीक है, ये सारे पॉइंट आप देखिए कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाए या डायरेक्ट आपकी पोल पे पड़े तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा। कॉनकेव मिरर का आ गया, कॉन्वेक्स का आएगा भी। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि शेविंग मिरर में यूज होता है। बेसिकली ये क्या करता है, कॉनकेव में आपकी जो भी इमेज होगी उसको बड़ा दिखाएगा। तो ये आपका कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसको आपके दांत बड़े देखने चाहिए, वरना निकालना कोई है, निकाल कोई लेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे कॉनकेव यूज करते हैं, क्योंकि आपको बड़ा दिखना है। केव मतलब गुफा, गुफा मतलब बड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखना। तो अगर कोई भी इमेज हमको बड़ी चाहिए देन वी विल बी यूजिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो शेविंग मिरर हो गया, ये डेंटिस्ट वाला मिरर हो गया, ये सब हो गया। कॉन्वेक्स मिरर की आपने इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए, दो तरह की होती है सिर्फ। ठीक है, इसके बाद यूजेस इसके देख लीजिए। कॉन्वेक्स के मतलब कॉनकेव बड़ा है तो जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके मिरर होते हैं साइड में, जो आपकी गाड़ियों के लगे रहते हैं, या आपके जो नॉर्मल रियर व्यू मिरर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इमेज छोटी कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो आपको जो एरिया होता है वो ज्यादा दिखता है। कि मतलब आपको मान लो दो गाड़ी दिख रही होंगी आपके पीछे आती हुई, तो ज्यादा गाड़ियां दिखने लगेंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे साइन कन्वेंशन कर दिए हैं। तो आपको यूज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे जो भी साइन कन्वेंशन हैं उनको देख लीजिए। एच ओ हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, आई हमारा इमेज हो गया, एंड ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मिरर का फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। साइंस का देख लीजिएगा कि नेगेटिव साइन है तो इमेज रियल है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी एग्जांपल्स आपके पास गिवन है बुक में, उन सबको जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल आप सॉल्व कर लीजिएगा। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आप कर लीजिएगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए या रेयरर से डेंसर में जाए। अब आप सिंपल से ये देखो, अगर मान लो, मैं जल्दी से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अगर रेयरर मीडियम है, रेयर में क्या है मतलब काफी जगह है आपके पास, तो आप आराम से चल रहे हो। जैसे ही आपके पास डेंस जगह आएगी तो आपको थोड़ा जो आपका एरिया होगा वो कम हो जाएगा। दैट्स वाई जब भी आप रेयर से डेंसर में जाते हो तो जो आपकी लाइन होती है वो हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, क्योंकि जगह कम हो गई एंड बहुत ही धीरे धीरे आपको निकलना पड़ता है, स्पीड कम हुई। दैट्स वाई जो आपका एंगल होता है वो कम हो जाता है। तो ये हमारा रेयर से डेंसर में हो गई, डेंसर से रेयर में उल्टा हो जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब ये यहाँ पे वही पूरा ग्लास स्लैब वाला एग्जांपल दे रखा है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज होते हैं, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, ना कि वो रिफ्लेक्शन वाले को कहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया है। देखिए हमारा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अगर आपसे पूछा है, सिंपली याद तो लिखा है क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन में हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब n21 गिवन है तो किसका क्या है, n12 है तो किसका है। तो अब ये देखो n21 है, n21 का मतलब क्या है, टू आपने पहले रख दिया तो जो आपका वन था वो बुरा मान गया। तो अगर जब आपका n21 बुरा मान गया तो उसको खुश रखने के लिए हम लोग ने फॉर्मूले में n1 जो आपका मीडियम वन है उसको ऊपर रख दिया, न्यूमरेटर में रख दिया। तो देखिए n21 में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, जो आपका मीडियम वन है वो ऊपर रख दिया गया है, एंड जो मीडियम टू है वो नीचे हो गया है। तो मीडियम वन को आपने ऊपर रख के क्या करा, रिस्पेक्ट दिया। दैट्स वाई जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो हम लोग ने मीडियम वन को काफी रिस्पेक्ट दिया। तो अगर कहीं पे लिखा हो n21 तो वन को ऊपर कर दो, एंड हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करेंगे, n2 का, मतलब मीडियम टू का फाइंड करेंगे। तो ऐसे आप इसको याद कर लीजिएगा, सिर्फ याद करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और तरीका है जिससे आपको याद हो जाए, दैट इज वेरी गुड। अपने अपने तरीके से ज़्यादा जल्दी आसानी से याद होता है। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट कम होती है रेयर से डेंसर में। ठीक है, डेंसर में अगर जब चीज़ें ज़्यादा होंगी तो आपकी स्पीड कम होगी। ठीक है, अब आता है लेंसेज। लेंसेज के थ्रू कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, जो आपकी सिमिलर इसमें भी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, फोकल लेंथ आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लेंसेज के बेसिस पे भी याद कर लीजिएगा।
ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में आप ये सारी इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रही है। इसके बाद यहाँ पे ये आ गई हमारे पास कॉनकेव लेंस की। अब देखिए, कॉन्वेक्स हमारे कन्वर्जिंग होता है। आप इसको ऐसे याद रखिए क्योंकि कॉन्वेक्स में CONVE आ रहा है एंड कन्वर्जिंग में भी CONVE है। तो इससे आप ये याद करिए, जो हमारा कॉन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग होता है, मतलब अगर कोई भी लाइट पास होगी तो एक पॉइंट में आके मीट कर जाएगी। वेयर जो हमारा कॉनकेव होता है, केव मतलब गुफा बड़ा कर देता है, तो सारी लाइट जो आती है वो फैल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसके बाद ये सारे जितने भी इसके डायग्राम्स जो भी हैं, रे डायग्राम, वो सारे याद कर लीजिएगा। फोकल लेंथ की डेफिनेशन कर लीजिएगा, लेंस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये मैग्निफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करिएगा। अब आता है पावर ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज या डाइवर्ज, उसको हम लोग पावर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। एंड ये हमारा चैप्टर ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ह्यूमन आई पे। ह्यूमन आई में देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया। तो इन सब का यूज़ एंड ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन आई का डायग्राम आप बहुत अच्छे याद करिएगा। चांसेस कम है आने के, बट अगर आ गया तो आपको बनाना आना चाहिए, बिकॉज मार्क्स हमको लूज नहीं करने। ठीक है, तो अब रेटिना क्या होता है हमारा, जहाँ से लाइट, जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना हो गया। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ये सारी चीजें। अब ब्राइट लाइट पड़ती है तो प्यूपिल छोटी हो जाती है। आपने देखा होगा ना कि जब बहुत तेज लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है तो आपको जो ब्लैक पोर्शन होता है वो छोटा हो जाता है। तो वो हमारी ब्राइट लाइट मतलब प्यूपिल की वजह से होता है। ठीक है, और जब कम होती है तो बड़ी हो जाती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन हो गया, जो हमारी आइलैंड्स की जो ताकत होती है, एबिलिटी होती है अपनी आई को अकोमोडेट करने की। मतलब जब हम लोग कोई दूर का डिस्टेंस देख रहे हैं या पास का डिस्टेंस देख रहे हैं, लाइट में देख रहे हैं या डार्क में देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारी आती पावर ऑफ एकोमोडेशन में। कैटरैक्ट आपको पता है क्या होता होगा। ठीक है, अब देखिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन आ गया। मायोपिया मतलब देखिए छोटा नाम है, छोटा नाम है मतलब हमको छोटी चीजें क्लियर दिखती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। छोटा नाम है तो मतलब पास का दिखता है, पास का दिखता है तो क्या हो गया, नियर साइटेडनेस। अब जो हमारा जो हाइपरमेट्रोपी होता है वो बड़ा नाम है, बड़ा मतलब हमको दूर का दिखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, तो इसमें आप कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं करेक्शन के लिए, इसमें आप कॉन्वेक्स यूज कर सकते हैं। इमेज पहले फॉर्म होने लगती है जब हमारा माइओपिया होता है। इमेज पहले फॉर्म होने लगती है जो हमारा मायोपिया होता है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, पास दोनों इश्यूज होते हैं, दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। ठीक है, तो आपका जो लेंस होता है वो बायफोकल होता है, जिसमें दोनों कॉनकेव कॉन्वेक्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन आई का इसका हो गया। जब भी आपके लेंस का क्या होगा, फिर आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में पूछा जाता है। ये डायग्राम आपको बनाने को भी आ सकता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। इसमें बस बेसिकली क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशंस पार्ट्स आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे एंड आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। उतना हो जाएगा, हो जाएगा। एंड स्पेक्ट्रम आपको पता हो, जो रेनबो के जो कलर्स होते हैं सबको स्पेक्ट्रम कहते हैं, विबग्योर होते हैं। डिस्प्रेशन क्या होता है, डिस्प्रेशन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कलर्स। ठीक है, वाइट लाइट को हम लोग, जब डिस्प्रेशन होता है, जब हमारा प्रिज्म से लाइट पास होती है तो 7 कलर्स में आती है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्रेशन का हो गया। अब इसके बाद रेनबो का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, हमारे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है कि बहुत सारी लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर की, जिसकी वजह से जब लाइट आती है तो काफ़ी हमारी रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का जो पूरा फिनोमेना है वो यहाँ पे एक्सप्लेन है। ठीक है, अब ये भी है कि जो हमारा सनराइज है वो एडवांस में होता है, और डिलेड जो होता है, सनसेट होता है डिले होता है, क्योंकि जो हमारी लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होके हमारे तक पहले पहुंच जाती है। तो इस वजह से जो 2 मिनट का गैप आता है वो आता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डेफिनेशन हो गई, टिंडल इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और वाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, ये इसलिए होता है कि इतनी लेयर्स के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद जहाँ पास कलर आता है वो आता है ब्लू, क्योंकि जो हमारे पास रेड होती है वो सबसे कम डेविएट होती है। ठीक है,
और जो हमारी ब्लू लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाती है, दैट्स वाई जो हमारी स्काई का कलर होता है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कलर ऑफ सनसेट वाला, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया एंड आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब आपके आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी में आपको बेसिकली ओम्स लॉ, ठीक है, ये स्विच की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, कूलम हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी डेफिनेशन होती है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है हमारे पास। ठीक है, ये सारे आप याद रखिएगा बिकॉज यूज होते हैं। इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रिफ्ट स्पीड आएगा, उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस जो वी से रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा आएगा ओम्स लॉ। जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, जूल पर सेकंड आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। जितना भी अंडरलाइन है आपको सब कुछ कवर करते चलना है। ये आप पढ़ सकते हैं कि किसका क्या का क्या डायग्राम होता है। ओम्स लॉ आ गया, ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू आई आर होता है। आर हमारा एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन आता है फ्लो ऑफ करंट को, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। फिर हमारा रेजिस्टेंस का रो आता है, दैट इज रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले एंड सब चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, आगे आएगा एमीटर क्या होता है, करंट नापता है, वोल्ट मीटर वोल्ट नापता है। ठीक है, ये रो देखिए आप, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आप कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स अगर हम लोग दो तरह से लगा सकते हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज मतलब एक लाइन में, पैरेलल मतलब ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इन सब के फॉर्मूले आप देख लीजिएगा। सिंपल होते हैं, सीरीज में लगातार करते हैं एंड जो पैरेलल होता है उसमें 1 अपॉन करके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बस ये कुछ मिस नहीं करना है। इसके बाद ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे आता है सीरीज सर्किट में क्या होता है, क्या फॉर्मूला बनता है, उस पर क्वेश्चन आएगा। जो पैरेलल होता है उसमें क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। जूल लॉ ऑफ हीटिंग पे पूछ सकते हैं, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये सब हो गया, इस पे क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये करंट, फ्लो ऑफ करंट पे क्वेश्चन हो गया। टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है, तो हमारा बेसिकली फ्यूज के बारे में बता रहा है जो हमारे के घर में लगता है। ठीक है, अब तो एमसीबी यूज होने लगी है बट अर्लियर फ्यूज वॉज यूज। तो जैसे ही कोई हाई करंट पास होता है तो जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है एंड दैट प्रिवेंट्स फर्दर पासिंग ऑफ करंट एंड जो शॉर्ट सर्किट होता है वो बच जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया। ये सारी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। व्हाट इज वॉट पूछ सकते हैं, व्हाट इज 1 वॉट आवर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। ये आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी आपका कहीं पे भी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है एंड इजी यूनिट भी है, तो इसको आप कर सकते हैं आसानी से। जो आपका मैग्नेट होता है उसमें जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, बाहर इनसाइड आपकी साउथ से नॉर्थ आती हैं। ठीक है, एक सर्कुलर एक कर्व्ड फील्ड बना लेती हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये क्लोज कर्व्स बनाती हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी वो स्ट्रॉन्गर रीजन होता है, जहाँ कम होती है वो वीक होता है। ठीक है, ये सब हो गया। इससे आपसे एग्जाम्पल ही पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके पास राइट हैंड थंब रूल आता है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सिंपल सी हैं, बस आप एक बार रीड करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल आ गया। ठीक है, ये आप जैसा लिखा है पूरा डायरेक्ट स्टेटमेंट आप याद कर लो राइट हैंड थंब रूल की एंड सिमिलर आप उसको लिख दो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो डायग्राम चाहो तो आप बना सकते हो। तो ये आपका राइट हैंड थंब रूल हो गया। अब आता है जब सर्कुलर लूप होता है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे पास होती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पूरा गिवन है। ये चीज़ें आप जो जो अंडरलाइंड है सब कुछ उसको मार्क कर लो। ठीक है, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सॉलिनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको अच्छे से पढ़िए।
सबसे पहले एक सोलेनॉइड क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए। जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर से फील्ड जाती है और जो भी क्रिएट होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन और रख देते हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस पर फोर्स एग्जिबिट होता है, ठीक है। इसमें हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है, इसको भी आप एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आएगा, उसको कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर की आपको पूरी वर्किंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुक में यहाँ पे सब जगह वर्किंग लिखी है एंड आपके स्कूल में भी लिखवाई होगी। तो इसकी डायग्राम या तो मोटर या जनरेटर में से कोई एक चीज आएगा, उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से याद भी करना है। यूज देख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर का क्या होता है, फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। अब आता है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक, चेक करता है कि हमारा करंट प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप ये इसको पूरा पढ़ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जब भी हमारा करंट इंड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है जनरेटर। जनरेटर की पूरी वर्किंग याद कर लीजिएगा। जनरेटर में जब एसी जनरेटर की बात होगी, दैट टाइम वी विल बी यूजिंग स्लिप रिंग्स। जब हमारा सी होगा तो स्प्लिट रिंग्स यूज होंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एसी अल्टरनेटिंग करंट हो गया, आपका 1/100 सेकेंड से जाता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या होता है, फ्यूज वायर यूज होती है। ये रेड ब्लैक और ग्रीन होता है। ग्रीन इज फॉर अर्थ वायर, रेड हमारा लाइव वायर होता है जिसमें करंट जाता है, एक ब्लैक होता है न्यूट्रल, ठीक है। ये डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, ये सब आप देख लीजिएगा। अब आता है आपके पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी आपको ये बताता है कि आपके एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चैप्टर है, आपको सिर्फ पढ़ना है। जो जो मार्क है वही सब इंपॉर्टेंट है, उतना पढ़िए, यहाँ चले जाइए, आपका एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, बैड सोर्स तो आप क्या ही होगा। जो गुड का आप देख लीजिए, गुड हो गया। वाइल सेलेक्टिंग अ फ्यूल हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो ये सब हो गया। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड या व्हाट कैन वी से अबाउट गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे आप देखें आंसर भी लिखा है कि हीटिंग वीटिंग के लिए माइक्रोवेव ये दे दिया है। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, ये आपको बता चुका हूँ पहले। एसिडिक ऑक्साइड्स क्रिएट होती है, ठीक है। अब इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पे आके आप टरबाइन का वर्क आपको पता ही होगा। टरबाइन में क्या होता है, एक मोटर कनेक्ट होती है, दैट इज डायनमो। डायनमो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है। योर फिजिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब फिजिकल और काइनेटिक मिल जाएगी, मतलब मैकेनिकल होती है, ठीक है। तो बेसिकली मैकेनिकल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो टरबाइन में आपको क्या होता है, या तो गैस हो गया या पानी हो गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें पानी की स्पीड से टरबाइन घूमती है, जिसकी वजह से डायनमो में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, ये जो गैस निकलती है उससे हमारा टरबाइन मूव करवाते हैं एंड हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हाइड्रो पावर प्लांट में पानी से करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम अब देख लीजिएगा, आ सकता है। इसके बाद ये आता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बायोमास क्या होता है हमारा, ठीक है, काउ डंग से आता है हमारा प्लांट, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उससे क्रिएट होता है। बायोमास एक बहुत ही गुड सोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें चारकोल आता है। जो चारकोल होता है वो बिना ही किसी पॉल्यूशन के या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज करे बिना जलता है, ठीक है। स्लरी क्या होता है, स्लरी इज रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एरोबिक हो गए, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। जितना कुछ अंडरलाइन है सिर्फ आपको उतना पढ़ना है। विंड एनर्जी क्या होती है, ठीक है। इंडिया इज रैंक्ड 5th, जर्मनी 1st, ठीक है। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। फिर विंड एनर्जी हो गया। लिमिटेशन होता है कि बहुत ज़्यादा हमको अमाउंट में चाहिए एंड इतना कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन विंड, ठीक है। विंड नहीं चलेगी तो नहीं होगा। बट वहीं पे सोलर एनर्जी जो होता है वो सन ऑलरेडी परमानेंट निकला रहता है एंड इंडिया के पास बहुत मेजर बेनिफिट है, बिकॉज जो हमारे डेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ज़्यादा देन नाइट्स, ठीक है। तो ये हो गया।
अब ये होता है, जो हमारा सोलर कुकर होता है वो हीट अब्जॉर्ब करके सॉल्व पूरा अपना कुकिंग करता है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ ये डिसएडवांटेज आता है कि हमको परमानेंट सोलर एनर्जी चाहिए, जिसके लिए हम लोग ने क्या बनाया, सोलर सेल्स बनाया, जो कि हमारी एनर्जी स्टोर करते रहेंगे। ये सेल्स हमारे सिलिकॉन से बनते हैं, जो कि बहुत अबंडेंट है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, हमारा टाइडल एनर्जी आ गया। टाइडल एनर्जी जो हमारे टाइड से एनर्जी जनरेट होती है, वेव एनर्जी जो हमारे वेव से होती है, ओशियन थर्मल एनर्जी जो हमारे जियो स्पॉट्स ये सब क्रिएट हो जाते हैं, उससे हम लोग जियो स्पॉट्स कह लो या हॉट स्पॉट्स कह लो, हॉट स्ट्रिंग कह लो, तो ये हमारी इससे जियो थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है। न्यूक्लियर एनर्जी आपने सुना ही होगा कि कितनी हार्मफुल है एंड कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो बेसिकली ये हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के पे आ गया। इस पे हमारा न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन होता है, फिजन कहते हैं उसको, फ्यूजन में जब जुड़ता है। यहाँ पे हमें कितने दिन तक एनर्जी लास्ट करेगी, अगर हम लोग ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा ये भी चैप्टर हो गया। अब एट लास्ट हम लोग बात करेंगे आर एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में बेसिकली ये होगा कि जो आपका फूड चेन, फूड वेब के बारे में बात होगी। आपकी जो एनर्जी होगी वो वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितने टाइम में पहुंचेगी, क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा ये एनवायरनमेंट चैप्टर में। ठीक है, तो अब देखिए बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो कि हमारा डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है, विद टाइम। नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, लाइक प्लास्टिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आता है कि इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, एबायोटिक या बायोटिक कह लो, उनको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हो गए, बेसिकली प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे वो हो गए। उसके बाद डिकम्पोजर्स हो गए, जो भी बैक्टीरिया फंजाई होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं। इन सबको पढ़ लीजिएगा। फूड चेन की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, फूड वेब की आप देख लीजिएगा। एंड इसमें आगे क्या आएगा कि ओनली 10% ऑफ जो आपकी एनर्जी होती है वो ही नेक्स्ट लेवल, ट्रॉफिक लेवल में पहुंचती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये डायग्राम आप ट्रॉफिक लेवल्स का बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये है कि अगर सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल में जाएगी, तो जो आपके टॉप का लेवल होगा उसको बहुत कम एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल का, किसी भी फूड चेन या फूड वेब का टॉप लेवल होता है। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड में एग्जांपल देखो, शेर या टाइगर सबको खा रहा है, तो हम लोग टाइगर को भी खा सकते हैं। या फिर आ गया एनर्जी फ्लो डायग्राम, आ गया फूड वेब हो गया। ठीक है, सब चीज़ें आप ध्यान से पढ़िएगा। ओजोन, ओजोन के बारे में भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे का बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये सारी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो भी आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं, बिकॉज हम लोग सबसे टॉप पे होते हैं। एंड जितनी भी फूड चेन चलती आती है उसके हम लोग लास्ट में जाके हमारे जितने भी केमिकल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है हमारी बॉडी में आती है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया। फॉर्म कैसे होता है, आपकी सनलाइट में जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रेक हो जाता है, ओ प्लस ओ क्रिएट हो जाता है। फिर क्या होता है, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके कंबाइन करके O3 फॉर्म करता है। O3 एक बहुत ही हार्मफुल या डेंजरस गैस है, बट वो इतना ऊपर है कि हमको हार्म नहीं करती, रादर दैन इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, जिस सनलाइट से हमको सन कैंसर, जिस सनलाइट से हमको स्किन कैंसर हो सकता है, तो सन कैंसर क्या होता है भाई, सॉरी, स्किन कैंसर हो सकता है। तो सन कैंसर साउंड फनी ना। तो ये हो गया, तो ये हमारा ओजोन का काम होता है एंड ऐसे हमको प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो डिस्पोजेबल कप्स यूज होते हैं जो कि हमारे नुकसान नहीं पहुंचाते। सो इसी तरह से हमारा जो यूनिट 15 थी ये भी खत्म हो गया एंड हमारा पूरा साइंस का सिलेबस खत्म हो गया है। आपको क्या करना है, मैंने ये एज्यूम करके पढ़ाया है कि आपको हर एक पोर्शन, हर एक चीज़ आती है। ठीक है, पहले से आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। दिस वीडियो वाज जस्ट कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक ना मिस आउट हो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा दिया है, सारा का सारा जितना आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है, आपको बस अब क्या करना है, इन जो भी पूरी पीडीएफ है इसके नोट्स डाउनलोड करो। ठीक है,
इसको डाउनलोड करके जब आपका एग्ज़ाम आएगा उसके 1 दिन पहले बैठो। अगर आप एग्ज़ाम के पहले ही देख रहे हो बहुत कम टाइम बचा है, तो जो आपको पार्ट नहीं आता है उसको सीधे जाओ उस पोर्शन पे जाओ, जो इम्पोर्टेंट हाइलाइटेड है, अगर कोई नोट्स लिखे हैं तो उसको पढ़ो एंड उससे आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो कवर हो जाएगा। अगर आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, तो आप पूरे का पूरा बुक ये नोट से थ्रू ही आप लोग रिवाइज़ कर लो। और अगर आपके पास अभी एग्ज़ाम नहीं है, बाद में आप कभी देख रहे हो, वैसे बच्चे हो जिसका अभी 10th स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो, पूरा देख सकते हो, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है अभी हाइलाइट कर लो। आगे जाके मैं हर एक चैप्टर वाइज़ या ये कह लो सब्जेक्ट वाइज़ डिटेल्ड वीडियो निकाल दूँगा, तो जिससे आपको ईज़ी होगा। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बच्चों के लिए जो अभी जिनका 10th स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से पूरा साइंस का सिलेबस होगा वो कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सोशल साइंस और मैथ्स के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो निकालूँगा जिसमें जितने भी मेन या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। एंड फॉर एसएसटी मैं टीचर्स को भी और जानता हूँ, ठीक है? तो मैथ्स से भी मैं कुछ टीचर्स से बात करूँगा एंड उनसे बात करके जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे आपको उस वीडियो के थ्रू कवर करवा दूँगा एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो सारे टॉपिक्स आप कवर करके जाओ एंड आपका पेपर देखना क्या सुभान अल्लाह होगा। ठीक है? तो ये आपका साइंस पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। अच्छे से लिखना, रिएक्शंस लिखना, डायग्राम्स बनाना, ठीक है? पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेना, कोशिश करना पैराग्राफ एंड पॉइंट्स दोनों में लिखो एंड मेक योर नोटबुक एज़ क्लीन एज़ यू कैन, ठीक है? जो आपकी आंसर शीट होनी चाहिए बहुत साफ-सुथरी होनी चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ामिनर मार्क्स देता जाए, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, आप मेरे को कमेंट में पूछो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, नोट्स ज़रूर शेयर कर दो उनके साथ जो आपके आगे-पीछे अगल-बगल बैठे हैं एग्ज़ाम में, बिकॉज़ वही तब बचाएँगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।